नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ABS स्टार कोचिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले थे यकृत, लीवर। तो यकृत जो उसके पहले हमने लार ग्रंथि पाचक ग्रंथियों की बात कर लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे यकृत। लार ग्रंथि इसके पहले वीडियो में बात करें लार ग्रंथि जो होती है। आज हम पढ़ेंगे यकृत। यकृत कैसे होता है, क्या करता है, ठीक है। यकृत, लीवर। तुम्हें यकृत के बारे में पढ़ना है, लीवर के बारे में। तो जो लीवर होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये लीवर क्या होता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। तो आप इसे बता सकते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो ग्रंथि है जो लगभग 1500 ग्राम, यह आप बोल सकते हैं क्या, 2.5 किलो, ठीक है, सॉरी 1.5 किलो। क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे इसे, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो लगभग 1500 ग्राम या 1.5 किलो की होती है। तो 1.5 किलो की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह हल्के त्वचा क्या होता है, होती है जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेमी होती है। 15 सेमी होती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यह ठीक है, यह चॉकलेटी व गहरे भूरे रंग की होती है। गहरे भूरे रंग की होती है। गहरे भूरे रंग की होती है, ठीक है। कैसे इसका जो रंग होता है, कैसे होता है, या चॉकलेटी व गहरे भूरे रंग की होती है, ठीक है। गहरे भूरे रंग की होती है जो उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे तथा अमाशय के ठीक ऊपर, जो अमाशय है, अमाशय के ठीक ऊपर स्थित होती है, ठीक है। यानी क्या होता है, ये अमाशय यानी जो हमारा उदर गुहा पेट है, यहाँ पे क्या होता है, ये डायाफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर, यानी क्या होता है, डायाफ्राम और अमाशय के बीच में स्थित होती है। ये डायाफ्राम क्या है, अमाशय क्या है, आपको इस बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। किस तरह से डायाफ्राम काम करता है, अमाशय किस तरह होता है, क्या करता है, इसके बारे में बात बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पढ़ते हैं हम सिर्फ लीवर के बारे में। तो लीवर क्या होता है, हमने क्या बताया, ये उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे तथा अमाशय के ठीक ऊपर स्थित होता है। यानी कि ये डायाफ्राम और अमाशय के ठीक बीच में स्थित होती है। तो ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ देखिए, इसे याद करिएगा, क्या बोलते हैं इसे हम, यहाँ पे यकृत के इंडोथीलियम की कोशिकाओं में कहीं कहीं
भक्षी कोशिकाएं, भक्षी कोशिकाएं मतलब क्या बोल रहा है, यकृत की एंडोथेलियम जो ऊतक मतलब कोशिकाएं होती हैं उसके क्या उसमें कहीं कहीं भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, जिसे जिसे कुप्फर कुप्फर कोशिका कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कुप्फर कोशिका। ठीक है, जिसे कुप्फर सेल या कुप्फर कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है कि यकृत के एंडोथेलियम की कोशिकाओं में कहीं कहीं भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कुप्फर कोशिका। ठीक है, ये कुप्फर कोशिका ये क्या करती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या कोशिका करती क्या है, ये कोशिकाएं मृत आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है, पहले जो लाल कणिकाएं होती मरी हुई आरबीसी, मृत आरबीसी तथा जीवाणु का भक्षण करती हैं, जीवाणु का भक्षण करती हैं, एड़े से खा डालती हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ये जो होती है यकृत की एंडोथेलियम कोशिकाएं में कहीं कहीं पर भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जीवाणु या मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं, इसलिए भक्षी कोशिकाएं कहते हैं। क्या नाम है इसका, कुप्फर कोशिकाएं। ठीक है, कुप्फर कोशिकाएं जो मृत आरबीसी तथा जीवाणु का भक्षण करती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये इतना टॉपिक हो गया ना। अब जो यकृत है इसका जो संरचना होती है किस तरह बनती है, मैं उसे तो बता दूं। ठीक है, किस तरह बनती है, देखिए बन गया ना, ये क्या है, यकृत की संरचना है। ये क्या है, यकृत, इसे क्या बोलते हैं हम, यकृत। ठीक है, ये क्या है, यकृत, इसका लीवर है। और ये क्या है, जो पत्ती से दिख रहा है ये क्या है, इसे बोलते हैं अग्नाशय। क्या ये, अग्न्याशय, या बोलते हैं पैनक्रियाज। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या है जो ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रहणी, क्या बोलते हैं, डियोडिनम। ठीक है, क्या बोलते हैं, डियोडिनम। ये क्या है, डियोडिनम। यानी यकृत क्या है, इतनी यहाँ से लेकर, ध्यान रखो, यहाँ से क्या है पूरी यकृत, यहाँ से लेकर क्या होता है यहाँ तक, ये क्या है, पूरी यकृत है। ये कितनी होती है, इसका वजन कितना होता है आपको पता ही है, 1500 ग्राम की होती है। कितनी होती है, 15 ग्राम, क्या ना, 1500 ग्राम की। या बोलते हैं आप ये 1.5 किलो की होती है। ठीक, क्या बोलते हैं, 1.5 किलो की होती है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये 1500 ग्राम की होती है, लेकिन ये जो भाग है इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ये क्या है, पित्ताशय, इसे बोलते हैं गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर। क्या है, गाल ब्लैडर, ये पित्ताशय है। इसका जो पित्ताशय जो यहाँ पे यकृत है, यहाँ से एक रस निकलता है जो बोलते हैं पित्त रस। उस पित्त रस यकृत से स्रावित होता है और कहाँ जाता है, पित्ताशय में। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ये छोटी 10 में से पूछता है, खासकर बड़ी एग्जाम में ज्यादा पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछता है कि पित्त रस का स्रावण कहाँ होता है, तो सभी लोग क्या टिक मारते हैं वहां पे ऑप्शन में, पित्ताशय। तो क्या होता है, ये कहाँ से जो पित्त रस है एक कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। यानी स्रावित होता है पित्त कितना, यकृत से। जो पित्त रस है स्रावित होता है यकृत से, इकट्ठा होता है जहाँ कहाँ पर, पित्ताशय में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पित्त रस का स्रावण यकृत से होता है। ठीक है, अब पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, ये चित्र आप थोड़ा बना लीजिए अच्छे से, हो गया। अब देखिए यकृत के कार्य, हमें कार्य पढ़ना है, फंक्शन इसके पढ़ना है। ठीक है, यकृत जो कार्य है
यकृत कैसे कार्य करता है, क्या करता है, ठीक है। तो यकृत जो कार्य, पहला कार्य क्या है इसका, ध्यान दीजिए। ये करता है यह विटामिन ए का निर्माण, विटामिन ए का निर्माण और उसको संचित करता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, विटामिन ए का निर्माण और उसको संचित करता है, ठीक है, उसको निर्माण करता है और संचित। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कार्य है यहाँ पे, इसका दूसरा कार्य क्या है, ध्यान दीजिए। यह पित्त रस का श्रावण करता है, यह पित्त रस का भी श्रावण करता है, पित्त रस का भी श्रावण करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। नंबर 3, जो तीसरा नंबर कार्य इसका है, क्या करता है, तो ये क्या करता है, ध्यान यहाँ पे, ये क्या करता है कि जो ये विटामिन ए का निर्माण कर दिया और पित्त रस का विश्राम करता है, और या यूरिया, ठीक है, या यूरिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, यूरिया के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो यूरिया में अमोनिया होती है, बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, ये क्या करता है, उसको चेंज करता है, किसमें, यूरिया में, ठीक है। ठीक है, यूरिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो चौथा कार्य इसका है, और यह हिपैरिन का भी श्रावण करता है, ताकि रुधिर वाहिनी में रक्त का थक्का ना बने, ठीक है। ये क्या है, हिपैरिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे रुधिर में क्या होती है, बहती रहती है। यही कारण है कि हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जल्दी नहीं जमता। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पे। अब अगला पॉइंट देखिए, नंबर 5, जो इसके कार्य है। नंबर 5 क्या करता है, ये क्या करता है, यह मृत आरबीसी तथा जीवाणु को भक्षण करता है, ठीक है। ये मृत आरबीसी तथा जीवाणु को भक्षण करता है। ये जो मरी हुई आरबीसी होती है उसको क्या करता है, खा डालता है, मतलब भक्षण मार डालता है। और जो पित्त रस क्या होता है, ये जीवाणु का भक्षण करता है। तो इसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं, भक्षी कोशिकाएं, यानी कुप्फर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। ये क्या है, उपस्थित होती है। और जो छठा टॉपिक यहाँ देखो, छठा नंबर है, यह एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करता
है। ये हो गया, यानी क्या करता है, जिसके कार्य निम्नलिखित है। नंबर क्या करता है, ये यहाँ विटामिन ए का निर्माण और उसको संचित करता है, और यहाँ पित्तरस का श्रावण भी करता है, और उसको जो कि एक पित्तरस में एकत्रित हो जाता है। अब ये याद देखो, यह यूरिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जो यूरिया होती है उसके निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, ठीक है। और क्या करता है देखो यहाँ पे, और यह हिपैरिन का श्रावण भी करता है, और जो हिपैरिन होती है, यहाँ ध्यान दीजिए, हिपैरिन क्या करता है, हमारे ब्लड में रुधिर का थक्का यानी ब्लड क्लॉट नहीं करती है। यानी क्यों, आप ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति को लाइट मारती है तो बंदे को क्या होता है, उसकी जो ब्लड में हिपैरिन जो होती है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। यही कारण होता है कि उनके बॉडी में क्या होता है, ब्लड जम जाता है। इसे देखिए आप लोग देखोगे कहीं कि जब जिस बंदे को लाइट मार देती है उसको लोग खूब अच्छी तरह से पिटाई करते हैं बढ़िया से, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसकी जो ब्लड होता है यहाँ पे, बस इतना ही कि लाइट मारने से क्या होता है, रक्त का थक्का पूरी तरह से, मतलब यहाँ पे हिपैरिन नष्ट हो जाती है, और वहाँ पर रक्त का थक्का पूरी बॉडी में बन जाता है लाइट मारने से, करंट, ठीक है। तो हिपैरिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो क्या करती है, जब रुधिर जब हमारे रुधिर जो होता है, हमारे रुधिर वाहिनी में बहता रहता है तो वहाँ नहीं जमता है जल्दी से, किस कारण, इस हिपैरिन के कारण, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से आप। हो गया ना जी। अब देखिए थोड़ा सा, अब जो तीसरी नंबर वाली पाचक ग्रंथि है, हमने पहले लाल ग्रंथि पढ़ लिया था, फिर लीवर अब पढ़ रहे हैं, यकृत, अब पढ़ना है अग्नाशय। तो अग्नाशय किस तरह का, देखो जो अग्नाशय है, अग्नाशय, अग्नाशय पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में, पैनक्रियाज, ठीक है। ये जो ग्रंथि होती है ये किस तरह काम करती है, ठीक है। तो जो अग्नाशय है इसे हम कह सकते हैं, या हल्के, देखो ध्यान से समझिए, क्या बोलेंगे, यह हल्के गुलाबी रंग की, हल्के गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग की अनियमित आकार, अनियमित, गुलाबी रंग की अनियमित आकार की होती है, अनियमित आकार की होती है, अनियमित आकार की होती है, जो लगभग क्या बोलेंगे, जो लगभग अनियमित आकार की, जो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर, 12 से 15 सेमी लंबी, 12 से 15 सेमी लंबी तथा 3 सेमी चौड़ी होती है, 3 सेमी चौड़ी होती है, 3 सेमी चौड़ी होती है, 3 सेमी चौड़ी होती है। यानी क्या होता है, ये क्या होता है, हल्की गुलाबी रंग की तथा क्या होता है, अनियमित आकार की होती है, जो लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे चौड़ी होती है, जो लगभग 60 से 90 ग्राम की होती है, 60 से 90 ग्राम की होती है, 60 से 90 ग्राम की होती है। और ध्यान दीजिए ये यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेन टॉपिक यहाँ देखिए, यह ग्रंथि बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी यहाँ क्या लिखे यहाँ पे, यह ग्रंथि बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है, ठीक है। यानी यह ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, ठीक है, दोनों का कार्य करती है। ये यहाँ पे क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि
क्योंकि इसका क्योंकि इसका प्रमुख ऊतक क्योंकि इसका प्रमुख ऊतक क्योंकि इसका प्रमुख ऊतक बहिस्रावी होता है, बहिस्रावी होता है, बहिस्रावी होता है, क्योंकि इसका प्रमुख ऊतक बहिस्रावी होता है, जिसमें ध्यान दीजिए थोड़ा, जिसमें कहीं 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 पर कहीं कहीं पर समूह में कहीं कहीं पर समूह में बिखरी हुई समूह बिखरे बिखरी हुई अंतः स्रावी कहीं बिखरी हुई अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होती है, ध्यान, यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि, यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, यानी इस क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, इसके बाद बताएंगे क्या है चीजें, ठीक है। अब हम देखते हैं ये दोनों का कार्य करती है। क्या होता है, इसके जो प्रमुख जो बनी होती है, इसका जो प्रमुख ऊतक होता है वो क्या होता है, बहिस्रावी होता है, अर्थात इसमें कहीं कहीं पर समूह में बिखरे हुए क्या पाई जाती हैं, अंतः कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है, ये निम्न प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होती हैं, निम्न प्रकार की, ये निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं, ये निम्न प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये निम्न प्रकार की होती हैं। आप बात करें नंबर 1 क्या होती है, ये जो ऊतक है, सॉरी ये क्या होती है, अग्नाशय है, ये नंबर 1 बात कर लें तो एक होती है जब बोलते हैं डेल्टा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, और नंबर 2 की बात कर लें हम तो इसे बोलते हैं बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, ठीक है। और ये देखो जो नंबर 3 पे आती है उसे बोलते हैं अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये क्या होती है, अल्फा कोशिकाएं। अब यह जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या, अल्फा कोशिकाएं। अब ये तीनों क्या कार्य है, अभी मैं बता दीजिए, तीनों कार्य अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों कार्य क्या होता है, ये तीनों कोशिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या करती हैं, ध्यान दीजिए, ये क्या होती है, ये डेल्टा कोशिकाएं हैं, ये डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोट्रोपिन, ध्यान दीजिए, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। मैं इसकी बात कर लूं तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी बात कर लूं, ये क्या करती हैं, ये कोशिकाएं, यह लिख लो, अच्छा, ये कोशिकाएं
कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। अब ये जो कोशिका है ये क्या करती है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये कोशिकाएं ये जो अल्फा कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। ठीक है, तो तीनों जो कार्य तीनों अलग अलग। ठीक है, जो अल्फा सॉरी डेल्टा कोशिकाएं होती हैं स्टेरिन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, और ये जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, और जो ये है क्या बोलते हैं, ये अल्फा कोशिकाएं ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं, ट्रिक द्वारा आप याद कर सकते हैं। किस तरह, इसको एक ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। जो ट्रिक है और ट्रिक से आप याद करें, ट्रिक का नाम है डसो। ठीक है, डसो बिटान अलगू को। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक। आप याद कर, डा से होता है डेल्टा कोशिकाएं, डा से डेल्टा कोशिकाएं, सा से सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन्स। ठीक है, डी से डेल्टा कोशिकाएं और सा से सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। अब बी से लिखो बीटा कोशिकाएं, बी से बीटा कोशिकाएं। तो बीटा से क्या होगा, जो बीटा लिखा है यहाँ पे, बीटा से बीटा कोशिकाएं, ना से लिख लो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, ना से इंसुलिन हार्मोन्स। फिर यहाँ लिखो आ से लिखेंगे अल्फा कोशिकाएं, जो आ है आ से लिखेंगे अल्फा कोशिकाएं, और गा से लिखेंगे ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। ठीक है, हमने लिखा आ से अल्फा कोशिकाएं और गा से यहाँ पे गु है, ये क्या है, गा से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स। ठीक है, तो ये अल्फा कोशिकाएं, हमने कहा डेल्टा कोशिकाएं किसे श्रावण करती हैं, सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, और लिखेंगे बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पे अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। ठीक है, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।